हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने वाली हूँ पिछली वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। देखो बेटा, पिछली वीडियो में हमने क्या देखा, न्यूट्रिशन को देखा था। उसमें हमने दो टाइप्स देखे थे, हेट्रोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उनकी डेफिनेशंस क्लियर करी थी। अब उनको थोड़ा डिटेल फॉर्म में मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ। बेटा, इस वीडियो को ध्यान से समझना और देखना, एंड देन जो नोट्स आज मैं भेजूँ उसको आज ही आपको अपने फेयर बायोलॉजी के नोटबुक में कॉपी करना है। बेटा, बायो की नोट एक सेपरेट बना लेना आप लोग, जैसे केमिस्ट्री की बनाई है अलग से बायो की बनाना, और उसमें जितने भी चैप्टर्स आपको समझाए जाएंगे वो सारे आपको लिखने हैं। क्लियर? चलो, तो अब कंटिन्यू करते हैं विद दी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? कि इस न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म इस प्रकार के न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं या खुद प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्या है डेफिनेशन। देखो, द प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो प्लांट अपना खाना स्वयं बनाते हैं वो कौन से प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस। ये हमने 8th क्लास में पढ़ा था, छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट प्रिपेयर इट्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट आ रहा है द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रोसीड करने के लिए क्या क्या कच्चा ईंधन प्लांट को चाहिए होता है, या किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है जिनकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले होती है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड इज द वाटर, थर्ड इज द सनलाइट एंड द फोर्थ इज द क्लोरोफिल। ये 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए। अब बात आती है कि प्लांट इनको लेता कहाँ से है। देखो, जो CO2 होती है वो प्लांट एटमॉस्फेयर से लेता है अपने अंदर। सेकेंड, जो वाटर होता है वो सॉइल से लेता है। थर्ड, सनलाइट वो सन के थ्रू मिलती है। और जो क्लोरोफिल है इसके बारे में अभी बताऊंगी मैं। तो अब इन 3 बातों को जानते हैं फिर से। जो CO2 है जो उसने एटमॉस्फेयर से ली है, प्लांट कौन से हिस्से में उसको लेता है? तो प्लांट लेता है अपने लीव्स में। ये आप यहाँ पे लीव्स देख रहे हो, ये लीव्स जो होती है इसके अंदर CO2 जाती है। क्लियर? और जो सनलाइट होती है वो भी इस लीव्स के जरिए ही अंदर जाती है। लेकिन जो वाटर होता है वो, जैसे ये प्लांट के रूट्स है, इन रूट्स के जरिए वो प्लांट में अंदर जाता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारे तीनों चीजों का मतलब कि ये तीनों चीजें कैसे एक प्लांट एक्सेप्ट करता है। द लास्ट इज द क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो एक पिगमेंट होता है प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ये प्लांट को बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। ये प्लांट में कहाँ प्रेजेंट होता है? अब देखो, जैसे ये प्लांट है, मैंने 9th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था ये टॉपिक बेटा, उसमें प्लांट सेल आपको पढ़ाया गया था, है ना। उसमें सेंटर में न्यूक्लियस था और यहाँ पे कई ऑर्गेनल्स, जिसमें वन ऑफ द ऑर्गेनल था हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्या था? क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे इस तरह का ऑर्गेनल था, ये जैसे ये ऑर्गेनल बना रही हूँ मैं, ये था हमारा इस तरह का एक क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल था। इस क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट, जो इस लीव्स को तो ग्रीन कलर देते ही हैं, प्लस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को भी करने में मदद करते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 कंपोनेंट जो रिक्वायर्ड है फॉर द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट बात आती है व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ध्यान से देखना क्या क्या होता है इसमें। 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल CO2 के चाहिए होते हैं विद द हेल्प ऑफ 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चाहिए होते हैं उसके साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में। एंड एक और चीज थी ना जो क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इट विल प्रोड्यूस अ कंपाउंड कॉल्ड एज अ ग्लूकोज। वो क्या बनाता है बेटा? ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज के साथ साथ और क्या चीज बनाई? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये जो 2 चीज होते हैं ये प्लांट को अपने अंदर नहीं चाहिए होती है, इनको रिलीज कर देता है प्लांट। ठीक है, दोनों को ही, ऑक्सीजन को भी और H2O को भी। कहाँ से रिलीज करता है? जहां से लिया। कहाँ से लिया था CO2? लीव से। तो लीव से ही इसको बाहर निकाल देगा। वाटर भी लीव से ही बाहर निकालेगा। ठीक है ना, वाटर को रूट्स के जरिए नहीं निकालेगा, वाटर को भी लीव्स के जरिए ही निकालेगा। मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा अपना ट्रांसपोर्टेशन वाला प्रोसेस जो आएगा उसमें समझाऊंगी कि किस तरह से वाटर को रिलीज करता है। बस आप यहाँ पे इतना समझ लो कि ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल प्लांट को नहीं चाहिए होते हैं, उसको भी वो रिलीज आउट करता है। तो ये हो गया हमारा एक कंप्लीट फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आप ध्यान से सुन ले, इसको कॉपी डाउन करें एंड इसको लर्न करना है आज के आज। क्लियर? नेक्स्ट आता है, अब ये जो लीफ होती है, लीफ के अंदर ऐसी क्या स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या कौन सा सरफेस एरिया है जहां से हमारी जो CO2 है वो एंटर लेती है और O2 एग्जिट लेती है और वाटर भी एग्जिट लेता है। तो वो कौन सा पार्ट है लीफ का? तो लीफ में क्या होता है, किनारियों पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं?
पोर्स। तो यहाँ पे मैं आपको एक पोर दिखा रही हूँ, इस तरह का पोर होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो ये पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं बेटा? स्टोमेटा। अब ये जो स्टोमेटा होते हैं, इनका स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन जानना जरूरी है कि दिखते कैसे हैं और इनका क्या काम है। काम तो अभी अभी हमने देखा, क्या काम था? CO2 को अंदर लेता है, ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करता है और वाटर को भी रिलीज करता है। तो CO2 को ले रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, इट मीन्स क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है यहाँ पे। ओके, तो आप देखो स्टोमेटा का यहाँ पे लिखा है मैंने। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, स्टोमेटा क्या है। दे आर द टाइनी पोर्स, तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, प्रेजेंट इन द लीव्स, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक O2 एंड CO2, और वो गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, जिसको हम कहते हैं CO2 एंड O2। क्लियर? नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर उसका। देखो ये, देखो ये ओपन स्टोमेटा दिखा है, मतलब ये एक स्टोमेटा है। देखो बेटा आपको कैसे बनाना है, ये सर्कल बना के इस तरह बनाना है ये, ठीक है। ये हो गया एक स्टोमेटा। अब ये जो स्टोमेटा सेल है, इसके अंदर दो गार्ड सेल्स है। क्या है ये? दो आप देख रहे हो ना राजमा के दाने जैसे, ये है गार्ड सेल्स, और इसके बीच में आप ये ओपनिंग देख रहे हो, ये ओपनिंग है ना, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज स्टोमेटल पोर। ये जो छेद सा देख रहे हैं हम लोग, ये क्या कहलाता है? स्टोमेटल पोर। तो ये हो गया कॉमन स्ट्रक्चर एक स्टोमेटा का, जिसमें दो चीजें प्रेजेंट है, एक गार्ड सेल है, एक स्टोमेटल पोर है। अब बात आती है कि गैसेस एक्सचेंज कहाँ से करते हैं? गैसेस एक्सचेंज करते हैं स्पोर के जरिए। अगर ये पोर खुला होगा तो गैसेस आएंगी और जाएंगी, और अगर ये पोर बंद हुआ तो गैसेस का अंदर आना और जाना इम्पॉसिबल है। तो दिन के समय, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? डे टाइम। दिन के समय क्या होता है? ये जो पोर होता है ये ओपन होता है, तो यहाँ पे मैंने क्या स्ट्रक्चर दिखा दिया? ओपन स्टोमेटा। रात के समय ये पोर क्लोज जाता है, देखो नाइट टाइम, नाइट टाइम में पोर क्लोज हो गया, तो क्लोज होने से हमने क्या स्ट्रक्चर बना दिया इसका? क्लोज्ड स्टोमेटा। तो इस केस में हमारी गैसेस एक्सचेंज होगी, इस केस में नहीं होगी। तो ये बेटा ये कंप्लीट टॉपिक जो मैंने आपको अभी समझाया है वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, कि किस तरह से प्लांट किन किन रॉ मटेरियल्स के यूज से क्या क्या कौन कौन से रिएक्शन के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करता है। और फूड किस रूप में प्रिपेयर करता है? ग्लूकोज। और जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, वो प्लांट में कहाँ से अंदर जाते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा ऑटोट्रॉफिक। नेक्स्ट बात आती है बेटा हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, इट विल डिपेंड ऑन दी अदर, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होगा। तो वो किस तरह के डिफ्रेंशिएट हमने किए हैं, कुछ 3 टाइप के एनिमल्स जो अलग अलग मैंने क्लासेस में रखे हैं। क्यों? कि वो खाना किस प्रकार दूसरे से लेंगे। ये तो कंफर्म है कि दूसरे से लेंगे, लेकिन किस प्रकार का लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स इस तरह से बोलना होता है इसको, ये स्पेलिंग है इसकी। इसका मतलब क्या होता है? इसमें वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो मरे हुए जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं और मरे हुए जीवों से ही अपना पोषण लेते हैं। क्लियर? जैसे कि दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म, मरे हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसमें किस किस तरह के ऑर्गेनिजम्स आ गए? इसमें फंजाई आ गई, फफूंद आ गई, आपके कई तरह के बैक्टीरियाज आ गए, ये भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, हम अकेले हेट्रोट्रॉफ्स तो ना कहलाते हैं, फंजाई भी है, बैक्टीरिया भी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उनको भी खाना चाहिए होता है। तो ये चीज हो गई हमारी सैप्रोफाइट में। अगला जो टॉपिक आ रहा है दैट इज पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है? इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो किसी मरे हुए के ऊपर तो डिपेंड नहीं होते हैं, होते तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है, पर उसके शरीर के अंदर रह के उससे पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, कई बार उसको मार भी देते हैं, कई बार नहीं भी मारते हैं। तो ये हो गया दे ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग देम। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के उसका पोषण प्राप्त करते हैं। इसमें कौन कौन आ गए? कसकटा एंड टेपवर्म। टेपवर्म एक छोटा सा वर्म होता है, कीड़ा होता है, ज्यादातर सब्जियों में पाया जाता है, इसलिए हमें सब्जियां अच्छे से धो के खानी चाहिए। अगर हमने धो के नहीं खाए तो ये टेपवर्म हमारी बॉडी के अंदर गया, इसकी लोकेशन है कहाँ जाके रुक जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना तेज होता है, इसको पता है कि सारा फूड आने वाला है, तो वहां पे क्या होता है? विलाई एब्जॉर्ब करती है ना खाने को, ये विलाई को नहीं एब्जॉर्ब करने देगा, ये कहेगा मैं खुद इसको पोषण को खाऊंगा। तो इस तरह से टेपवर्म काम करता है। कसकटा क्या है? ये एक प्लांट का पैरासाइट है, ये होती है अमर बेल। ये हमने सुनी होगी ना, देखी भी होगी आप सबने, पीले कलर की होती है। तो कसकटा क्या होती है? अमर बेल। अब ये ज्यादातर बड़े पेड़ों, जो ग्रीन पेड़ होते हैं ना, उसके ऊपर देखा होगा आपने, ऐसे डली हुई होती है, तो उस पूरे ग्रीन पेड़ का पोषण खींच के ये जिंदा रहती है। तो ये हो गया कसकटा। तो ये हो गया हमारा पैरासाइटिक फॉर्म। द लास्ट इज द होलोजोइक फॉर्म। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो ना ही किसी डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, ना ही किसी के शरीर के अंदर रह के उसको खाते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं जो बाहर प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, जैसे प्लांट खा लिया, कोई छोटे एनिमल्स खा लिए, तो ये वो फॉर्म होती है। तो देखो दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स फूड जो ऑलरेडी प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में।
इसमें कौन कौन आ गए, इसमें हमने जैसे अभी देखेंगे, अगली वीडियो में हम देखेंगे अमीबा आएंगे, पैरामीशियम आएंगे, ठीक है। अमीबा पैरामीशियम दोनों ही प्रोटोजोआ हैं, माइक्रोब्स हैं। उसके अलावा सभी प्रकार के एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो ये 3-4 कैटेगरीज आ गई हैं जो होलोजोइक फॉर्म होती है। बेटा कहने को तीनों ही हेटेरोट्रॉफ्स है, तीनों ही और ऑर्गेनिज्म पे निर्भर है अपने पोषण के लिए, लेकिन किस किस रूप में। कोई मरे हुओं को खा रहा है, कोई जिंदा के अंदर रह के खा रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स फूड को खा रहा है। तो इस तरह से आज हमने देखा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको आप बेटा अच्छे से समझ लेना और लिख लेना आज अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो आज आप अपने सबसे पहले बायो की नोटबुक बनाओगे और उस नोटबुक में आज जो मैंने आपको लेक्चर लिया है, टॉपिक समझाया है, उसको कवर अप करोगे, नोट्स भेजूंगी, उसको आप फिर नोटबुक में लिखोगे और आज की आज ही लर्न करोगे, ठीक है बेटा। अब इसी से कंटिन्यू मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको कल भेजूंगी, नेक्स्ट वीडियो कल भेजूंगी, जिसमें रहेगा न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम, वो एक वीडियो रहेगी, और दूसरी वीडियो रहेगी डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। ये 2 वीडियो भेजूंगी, उनको भी ध्यान से सुनना। उन दोनों वीडियो में भी क्या है, आपका न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कराया जाएगा, तो वो अच्छे से समझ लेना आपको, ठीक है। टिल देन बाय।